तो देखो लास्ट क्लास में क्या हम लोगों ने देखा था, पोटेंशियल ड्यू टू रिंग देखा था, और एक्सिस पे कितना पोटेंशियल होता है उसका फॉर्मूला देखा था। इससे पहले भी और भी कुछ डेरिवेशंस थे वो हम लोगों ने किए थे, और दूसरे दूसरे चीज़ें देखा था, पोटेंशियल के से रिलेटेड चीज़ें हम लोगों ने देखा था। ओके, ये क्वेश्चंस वगैरह ठीक है। तो ये रिलेशन भी देख लिया था जिसमें कि पोटेंशियल और पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या रिलेशन होता है, उसको देख करके हम लोगों ने इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए थे। ओके, और फिर हम लोगों ने ये क्वेश्चन ये किया था जिसमें कि इक्विपोटेंशियल सरफेस का कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको हम लोगों ने अभी किया बस थोड़ा सा एक छोटा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन डेप्थ में आगे जा कर के हम लोग अभी उस टॉपिक को कवर करेंगे, अभी किया नहीं। हाँ, तो अब पोटेंशियल ड्यू टू रिंग का डेरिवेशन कर लिया हम लोगों ने, पोटेंशियल ड्यू टू रिंग एक्सिस हो गया है। और अब आगे हम लोग चलते हैं दूसरे टॉपिक पे, दैट इज पोटेंशियल पोटेंशियल ड्यू टू hollow sphere, potential due to hollow sphere। तो हमारे पास एक हॉलो स्फीयर है और उस हॉलो स्फीयर के कारण से हम लोग पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। और पोटेंशियल कैसे निकलेगा, जैसे कि हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, एक इनसाइड निकाला था और एक आउटसाइड निकाला था, याद है। मान लो कि हमारे पास एक हॉलो स्फीयर है और हॉलो स्फीयर के ऊपर चार्ज डेंसिटी होगा। बोलो चार्ज डेंसिटी किस तरीके से डिनोट किया जाएगा, लेट्स से पॉजिटिव चार्ज है, सिग्मा से या रो से। किससे डिनोट करें, सिग्मा से। सिग्मा से करेंगे क्योंकि ये चार्ज पर यूनिट एरिया है, क्यू अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, ये चार्ज पर यूनिट एरिया है। अब दो पॉइंट हो सकता है, एक आउटसाइड हो सकता है और एक पॉइंट हो सकता है इनसाइड। तो इन दोनों पॉइंट्स या फिर लोकेशन पे हमें पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल निकालने का दो तरीका मैंने बताया था कि या तो तुम छोटा सा पोटेंशियल एलिमेंट के कारण से लिख करके उसको इंटीग्रेट कर लो, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में जो रिलेशन होता है उसे तुम इंटीग्रेट मतलब उसको यूज करके इंटीग्रेट वगैरह कर। ये दो काम हम लोगों ने सीखा था। तो पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं दो पॉइंट्स है, एक इनसाइड और आउटसाइड। पहले आउटसाइड के लिए आउटसाइड, बोलो क्या करें। ये आर डिस्टेंस है, इसको मैं रेस कर देता हूँ यहाँ से। सेंटर से ऑलवेज हम लोग आर डिस्टेंस करते हैं और इसका रेडियस आर है। तो एक तो तरीका ये है कि तुम थीटा एंगल पे जाओ, डी थीटा एलिमेंट चूज करो और एक छोटा सा रिंग बनेगा यहाँ पे, और रिंग के कारण से पोटेंशियल का फॉर्मूला हमें पता है कि नहीं। छोटा सा रिंग बना जिसके ऊपर जो चार्ज होगा डेट विल बी डी क्यू, और ये डी क्यू चार्ज कितना होगा, बोलो ये डी क्यू चार्ज कितना होगा। अरे कोई तो बोलो डी क्यू चार्ज कितना होगा। डी क्यू विल बी इक्वल्स टू सिग्मा इंटू डी ए, और इसका एरिया कितना होगा, छोटा सा एरिया, आर डी थीटा इंटू आर साइन थीटा। हम्म। तो इसको हम लोगों ने किस तरीके से विजुलाइज किया था कि इसको इस जगह से कट कर लो, तो कट करेंगे तो एक स्ट्रेट
रेक्टेंगुलर वायर की तरह मुझे दिख रहा है, जिसका थिकनेस जो होगा वो आर डी थीटा होगा और इसका लंबाई जो होगा वो 2 पाई आर के बराबर होगा, लेकिन इसका रेडियस चेंज हो चुका है। कितना हो चुका है रेडियस? रेडियस इट इज आर साइन थीटा, ये हो जाएगा 2 पाई आर साइन थीटा। तो इधर से मेरे पास छोटा सा चार्ज निकल के आ गया, डेट इज 2 पाई आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा, और ये सिग्मा से हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर लिया एरिया को, तो छोटा सा चार्ज निकल गया। अब रिंग के कारण से पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, याद है? पढ़ के देख लो। V is equals to KQ by root under of x square by r square. So V is equals to KQ by root under of x square plus of r square, x square plus of r square, और Q जो है वो छोटा सा dq चार्ज होगा, और x क्या है यहाँ पे हमारा r स्क्वायर प्लस ये रेडियस किसका होगा? रिंग का रेडियस, और रिंग का रेडियस अभी हमारा क्या हो चुका है, ये विच इज आर साइन थीटा। तो आर साइन थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा, अब इस आर के बारे में हम लोग कमेंट करेंगे कि आर होगा कितना हमारा, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स हमारा कितना होगा? एक्स जो होता है हमारा वो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर होता है, दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, इसी को एक्स बोलते हैं। और एक्स कितना हो जाएगा बोलो? स्मॉल आर माइनस ऑफ कैपिटल आर। कैपिटल आर कॉस थीटा, उसका वैल्यू इस जगह पे पुट करना होगा। तो ये छोटा सा पोटेंशियल, इसी को मुझे इंटीग्रेट करना है, तो ये पोटेंशियल निकल के आ जाएगा कि डी क्यू का भी वैल्यू पुट कर लो, सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्या हो रहा है सेटअप? रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का कितना वैल्यू है, डेट इज आर माइनस ऑफ आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ऑफ आर साइन थीटा का होल स्क्वायर। और इस थीटा का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक जाएगा बताओ? जीरो से लेकर के पाई तक। हाँ सर। जीरो से लेकर के पाई तक, और इसी को मुझे इंटीग्रेट करना है। और जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आता है v इज इक्वल टू के क्यू बाय आर, ये फॉर्मूला निकल के आता है। और ये फॉर्मूला मैं वापस से बता दूं कि ये एग्जैक्टली पॉइंट चार्ज के जैसा फॉर्मूला है। मान लो कि हमारे पास एक हॉलो स्क्वायर है जिसके ऊपर चार्ज है Q, और इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे पॉइंट P पे मुझे पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल क्या हो जाता है के क्यू बाय आर, और ये एग्जैक्टली मतलब कि इसको तुम एक पॉइंट चार्ज मान लो कि पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P पे मुझे पोटेंशियल निकालना है। तो P पॉइंट पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा? के क्यू बाय आर स्मॉल। तो उसी तरीके से हम लोग इसको एज्यूम करेंगे। और इसका दूसरा तरीका भी था कि हम लोग क्या कर सकते थे, इस रिलेशन को यूज़ कर सकते थे। कौन सा रिलेशन था? डेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल वी बाय डेल आर, ऐसा। और डेल हम लोग किस लिए लिखते हैं तुम्हें पता है, पार्शियल होता है ये, और अगर एक ही वेरिएबल है तो डी वी बाय डी आर भी इसको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ये रिलेशन हमें पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड पता है आउटसाइड में क्या होता है? बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड क्या होता है? के क्यू बाय आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी वी बाय डी आर। सो डी वी विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ के क्यू इंटीग्रेशन
दोनों साइड में डाल देता हूँ। डी आर को इस तरफ कर लिया, 1/r² डी आर। बोलो सही है गलत? सही है। अब इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे? जनरली जहाँ पे तुम देखोगे ये इसको डायरेक्ट v लिख देता है, लेकिन इंटीग्रेशन जब भी होता है तो कांस्टेंट ऐड होता है कि नहीं? इस कांस्टेंट का वैल्यू वो लोग डालते नहीं। और ये ऐसा क्यों है? रीज़न ये है कि हम लोग इसका इंटीग्रेशन जो है वो कहाँ से कहाँ तक करते हैं? इन्फिनिटी से लेकर के आर तक करते हैं। तो पोटेंशियल एट इन्फिनिटी एंड पोटेंशियल एट आर, हमें क्या पता है? पोटेंशियल इन्फिनिटी पे कितना होता है? जीरो। ज़ीरो। इसीलिए वो लोग डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन करके वैल्यू लिख देते, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। v इज इक्वल टू के क्यू बार इज आवर आंसर, और ये इस तरीके से निकलेगा। सिंपल सा पोटेंशियल का फॉर्मूला जो हम लोग एक पॉइंट चार्ज के तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो ये आउटसाइड हो गया। अब इनसाइड की बात कर ले। इनसाइड, इनसाइड तो बताओ इनसाइड के लिए कैसे निकालेंगे हम लोग पोटेंशियल? हम लोग सोच के बताओ। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा और डेरिवेशन का, जो कि आगे यूज़ होगा, और सभी को ध्यान से देखेंगे। और अगर किसी को सर पता है इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, तो हाँ, उसको यूज करके। तो उसके बाद जैसे कि लेट्स से दिस इज आवर पॉइंट एंड वांट टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एट दिस लोकेशन एट ए डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम द सेंटर। और इस सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस हैं, सिग्मा चार्ज डेंसिटी हमें पता है। बोलो क्या करें? कैसे निकालें? इस तरीके से आएगा। अगर तुम बोलते हो कि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो सर ज़ीरो है, हाँ बिल्कुल ज़ीरो। और हमें ये फॉर्मूला पता है कि माइनस ऑफ डी वी बाई डी आर होता है। सो डी वी विल बी इक्वल सर टू फिर डी आर। और अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे ज़ीरो पुट करता हूँ तो ये क्या है? कैसे इंटीग्रेट होगा फिर? कांस्टेंट। है ना? और हमें तो फिर वैल्यू पता ही नहीं है। मन में आया क्या? कुछ कांस्टेंट देगा। ज़ीरो का इंटीग्रेशन कितना होता है? कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि मान लो कि तुम्हारे पास एक y इज इक्वल्स टू 5 है, इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या मिलेगा? ज़ीरो। तो ज़ीरो को इंटीग्रेट जीरो। करेंगे तो डेट विल बी ए कांस्टेंट, लेकिन हमें पता नहीं होगा कि 5 ही है। अगर मैं इंटीग्रेट करूँगा ज़ीरो को, वैसे हालांकि ये इंटीग्रेशन वैसे नहीं हम लोग सोचते हैं, किसी भी चीज़ का इंटीग्रेशन होता है तो एक कांस्टेंट ऑलवेज अप्लाई करते हैं, प्लस सी। और यही होता है हमारा कि यहाँ पे एक ज़ीरो है और इस ज़ीरो को भी इंटीग्रेट किया जा रहा है, काइंड ऑफ समझने के लिए। तो इस कांस्टेंट का वैल्यू हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं जब तक कि कोई इनिशियल कंडीशन गिवन ना हो, है ना? तो इस केस में हम लोग इस कांस्टेंट का वैल्यू कैसे निकालेंगे? अब समझना अच्छे तरीके से, मैं बता रहा हूँ आंसर कि कैसे निकालेंगे। तो मुझे बताओ कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ज़ीरो है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ज़ीरो होने का मतलब ये है कि P पॉइंट पे भी और C पॉइंट पे भी ज़ीरो होगा। आया ना? हाँ सर। बिल्कुल। और इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि जो पोटेंशियल C पे होगा वही पोटेंशियल P पे होगा, एंड दैट विल बी कांस्टेंट। ये बात क्लियर है क्या? हाँ यस सर। हाँ, एग्री करते जाना अच्छे तरीके से।
तो मैंने बोला कि मैं पी पॉइंट पे नहीं निकालूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे लिए ये पोजीशन अनसिमेट्रिकल है। मैं ऐसे पॉइंट पे निकालूंगा जो सिमेट्रिकल है। और कौन सा सिमेट्रिकल पोजीशन है? सेंटर। सी पॉइंट। क्या सारे चार्जेस आर डिस्टेंस पे हैं? याद करो, मैंने बताया था कि अगर सारे चार्जेस सेम डिस्टेंस पे हैं तो पोटेंशियल कैसे निकल सकता है? के क्यू बाय आर होता है फॉर्मूला। तो के बाय आर कॉमन आ जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टू सो ऑन, सबको सम कर दो। और क्या इसमें Q चार्जेस हैं तो सबको सम करने के बाद, आर रेडियस पे है ना, आर पुट करना होगा, सम करने के बाद हमारा फाइनल आंसर ये निकल के आएगा। तो अब मुझे बात समझ में आई कि सेंटर पे अगर इतना पोटेंशियल है तो पी पॉइंट पे भी इतना ही पोटेंशियल है। किसी को कोई डाउट तो पूछ सकते हैं। तो पोटेंशियल इनसाइड का नो सर। फॉर्मूला निकल के आ गया, डेट इज के क्यू बाय कैपिटल आर नॉट स्मॉल आर, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस, अगर वो इनसाइड है पॉइंट। दिस इज कांस्टेंट। ठीक है क्या? सर VC इक्वल टू VP कैसे आया उसमें? मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर एक जगह पे जीरो है, चाहे वो पॉइंट सी हो, चाहे पॉइंट पी हो, चाहे पॉइंट कोई सा भी हो। तो अगर मैं जीरो को इंटीग्रेट करूंगा तो कांस्टेंट ही देगा, और दोनों कांस्टेंट तो सेम ही होने वाला है ना। तो इधर से क्या निकल के आ गया, डेट वी सी इज इक्वल टू वी पी। क्लियर है क्या? हाँ सर सर। ठीक है। तो ये हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला निकल गया, इनसाइड एंड आउटसाइड। इसका ग्राफ देख लेते हैं एक बार। ग्राफ कैसा होगा? पोटेंशियल एंड रेडियस आर, रेडियस नहीं मतलब कि डिस्टेंस आर। जैसे जैसे मैं आगे जाते जा रहा हूँ, ये हमारे पास स्फीयर है, जैसे जैसे मैं आगे जाते जा रहा हूँ, आगे जाते जा रहा हूँ, तो आर इज इक्वल्स टू आर तक पोटेंशियल कांस्टेंट है। तो यहाँ तक तो पोटेंशियल कांस्टेंट है, तब रेडियस तक। तो मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, पोटेंशियल कांस्टेंट, और है कितना? के क्यू बाय कैपिटल आर, वेर आर, कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर, ऐसा। और उसके बाद फिर क्या है? उसके बाद पॉइंट आउटसाइड हो जाता है, और आउटसाइड में पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। तो ये मैंने इस तरीके से कर दिया, बराबर। सो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r इस जगह पे, एंड इस जगह पे v इज कांस्टेंट, और ये हमारा वैल्यू। तो सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा? सरफेस पे पोटेंशियल होगा के क्यू बाय आर। और इस चीज़ को याद रखना, क्योंकि बहुत बार तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस मांगेगा दो स्फीयर के बीच में। तो स्फीयर का पोटेंशियल मतलब जो सरफेस का पोटेंशियल है वही स्फीयर का पोटेंशियल कहलाता है, बराबर। आगे चलते हैं और हम लोग नेक्स्ट डेरिवेशन करते हैं, सर जरा ऊपर दिखा। पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। नो सर। आज मेरे घर में कुछ काम चल रहा है तो इसीलिए थोड़ा सा नॉइस पॉल्यूशन हो गया। पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। अब इसमें वही बात आ जाती है, जब भी हम लोग सॉलिड स्फीयर के बारे में बात करते हैं तो कंडक्टिंग है या नॉन कंडक्टिंग ये जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अगर कंडक्टिंग होगा सॉलिड स्फीयर तो उसके सेंटर पे चार्ज रहेगा ही नहीं, वो पूरा का पूरा सरफेस पे आ जाएगा। मैंने ये बात तुम लोग को पहले भी बताई थी, याद है?
अगर ये सॉलिड Yes, sir. स्फीयर Yes, कंडक्टिंग sir. होगा तो कंडक्टिंग होने पे क्या होता है कि कंडक्टिंग होने पे तुम अगर सेंटर पे चार्ज डालोगे तो वो सारा चार्ज फ्लो करके सरफेस पे आ जाएगा। तो ये सरफेस पे आ गया सारा चार्ज, तो ये एक हॉलो स्फीयर की तरह ट्रीट करने लग गया, नॉट ए सॉलिड स्फीयर। तो ये हॉलो स्फीयर की तरह ट्रीट करने लग जाएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, नॉन कंडक्टिंग, ताकि मैं अगर चार्ज को इस जगह पे प्लेस कर दूँ तो इसीलिए यहाँ पे हमें नॉन कंडक्टिंग रखना है। तो हम लोग नॉन कंडक्टिंग के बारे में बात करेंगे। और यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये यूनिफॉर्मली चार्ज नहीं होगा तो ये जो भी हम लोग फार्मूला डिराइव करेंगे उसे हम लोग यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मेक श्योर कि यूनिफॉर्मली चार्ज हो, और अगर यूनिफॉर्मली चार्ज नहीं है तो इसका डेरिवेशन याद रखो, उस डेरिवेशन के थ्रू हम लोग पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे भी सेम केसेस, एक इनसाइड और एक आउटसाइड पॉइंट के लिए हम लोग निकालना चाहते हैं। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं आउटसाइड के लिए, और आउटसाइड का अगर हम लोग निकालना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा बोलो। वही दो मेथड है, एक तो हम लोग एलिमेंट लेकर के कर सकते हैं, और दूसरा बोलो। Electric field, sir. हाँ, इलेक्ट्रिक, ये दोनों तरीके कर सकते हैं। तुम चाहो तो एलिमेंट ले लो, आर डिस्टेंस पे जाकर के हम लोग क्या कर लेंगे, डी आर थिकनेस का एलिमेंट चूज करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, एक हॉलो स्फीयर। और हॉलो स्फीयर के कारण से हम लोग इस पर्टिकुलर लोकेशन पे पोटेंशियल कितना होगा उसका फार्मूला हम लोग को पता है, डी क्यू चार्ज है ना, आर डिस्टेंस पे, ये डी आर थिकनेस का एलिमेंट है, एक्स बोल लेता हूँ मैं इसको। तो वही है that potential due to the hollow sphere is equals to k q by small r। और यहाँ पे क्योंकि तुम्हारा चार्ज जो है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है, और जो डिस्टेंस है सेंटर से वो कितना है, x है, मुझे इसको क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। और इंटीग्रेट करेंगे तो तुम्हें साफ दिख रहा है कि सिर्फ चार्ज का इंटीग्रेशन होगा, के क्यू बाय एक्स, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो बहुत ही आसान सिंपल सा है। चलो तो अब आगे चलते हैं। ये फॉर्मूला निकल गया, v इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर। और इसको चाहते हैं तो हम लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, क्योंकि तुम लोग को भी पता है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू होता है माइनस ऑफ डी वी बाई डी आर। और सो डी वी विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला पुट कर लो, के क्यू बाय आर स्क्वायर डी आर, और ये डी वी इंटीग्रेट करेंगे और इसी तरह से हमारा फिर से वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, आउटसाइड का तो बहुत ही सिंपल था, इनसाइड का सर निकाल के इसको बताओ। डिस्क हाँ हाँ, डिस्क वाला लेकर इसको के भी कर डिस्क पे सकते कर थे। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम लोग निकाला था डिस्क वाला भी बताया था, वो डिस्क से भी कर सकते हैं, लेकिन डिस्क का पोटेंशियल हमें पता होना चाहिए था। और ऊपर हम ओके लोगों ने सर। निकाला है ना, आई थिंक डिस्क का कर दिया है ना हम लोगों ने पोटेंशियल। वो से बाकी ओके, उसको भी देख लेना। मुझे लगा डिस्क का हो चुका है, जो कि नहीं हुआ है। इसी के बाद डिस्क हम लोग करते हैं। ठीक है, तो पहले बताओ कि इनसाइड का कैसे निकालेंगे पोटेंशियल, क्या करें इनसाइड के निकालने के। हॉलो स्फीयर लेंगे क्या? कैसा एलिमेंट लेना चाहते हो, डिपेंड, हर एक चीज़ उस पर करता है। जैसे जैसे हम लोग आर लेट से कि पॉइंट इस जगह पे, जैसे तो अपर पॉइंट पी जहाँ पर मुझे पोटेंशियल निकालना है,
मैंने क्या किया, आर डिस्टेंस पे जाकर के डी आर थिकनेस का एलिमेंट चूज किया, तो ये क्या बना, एक हॉलो स्फीयर। और अगर ये हॉलो स्फीयर बना है, इसका डी क्यू चार्ज है, तो इसके कारण से इस जगह पे पोटेंशियल कितना होगा वो हम लोग निकाल सकते हैं, है कि नहीं। और यस जैसे सर। जैसे आर हमारा बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे आर हमारा ये डिस्टेंस जो है बढ़ते जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि एलिमेंट इस जगह पे आ जाएगा, है ना। और अगर एलिमेंट इस जगह पे आ गया तो पॉइंट कैसा हो गया, फिर से इनसाइड। पॉइंट कैसा हो गया, अब इस एलिमेंट के इनसाइड हो गया। अब मुझे इनसाइड का तो फॉर्मूला पता नहीं, है ना। सॉलिड स्फीयर के इनसाइड का नहीं पता है, हॉलो स्फीयर के इनसाइड का पता है कि नहीं। हाँ सर। है ना। अभी जो बन रहा है वो हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। किससे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, छोटे छोटे हॉलो स्फीयर को स्टैक करते जा रहे हैं, और उसको स्टैक करके हम लोग एक सॉलिड स्फीयर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें चार्ज डेंसिटी क्या होगा, सिग्मा होगा या रो होगा। रो होगा। रो होगा, रो सिग्मा होगा। रो होगा। तो चलिए चार्ज अपॉन वॉल्यूम, और ये चीज़ हम लोग चाहें तो निकाल सकते हैं, इट इज क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, इसका अगर रेडियस आर है तो, ठीक है। तो अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन जो दो लेवल में करेंगे। एक जब हम लोग लेट्स से दिस इज डिस्टेंस x, तो एक इंटीग्रेशन हमारा 0 से लेकर के x तक जाएगा, और एक इंटीग्रेशन हमारा x से लेकर के कहाँ तक जाएगा, r तक। और इन दोनों को ऐड करेंगे हम। और ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो चीज़ है और ये जो चीज़ है, दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है, डिफरेंट आया ना। दोनों में यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है, डिफरेंट। माइनस साइन दोनों के सामने लगा दो, तो ये हो जाएगा डी बराबर। और एक तरीका तो मैंने बताया है कि इंटीग्रेशन वो कर लो, डी वी इज इक्वल टू ये भी, और ये जो छोटा सा पोटेंशियल है उसके कारण से लिखो, और इसमें भी वही काम करना पड़ेगा। तो काइंड ऑफ ये सिमट करके है ना, यही चीज़ आ जाएगा, यही चीज़ आंसर दे देगा। ठीक है, मैं करने की कोशिश करता हूँ। और ये कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, जब हम लोग 0 से x तक जा रहे हैं, तो ये जो पॉइंट है वो आउटसाइड है ना। तो k q बाय x, और ये होगा साथ में dx इंटीग्रेशन, और माइनस 0 से लेकर के x, सॉरी चार्ज जो है यहाँ पे डी क्यू लेना पड़ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, रो इंटू 4 पाई r² डी आर, समझ में आया। हाँ 4 सर। पाई r² डी आर इंटू नीचे जो है वो तुम्हारा हो जाएगा डी आर, और ये तुम्हारा x², ये पॉइंट है।
ठीक है, इसको हम लोग ऐसा करते हैं कि पोटेंशियल के फॉर्म में कर लेते हैं। एक तो ये तरीका है, तो मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लेना पड़ेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखना होगा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? अगर मैं एलिमेंट लेकर के करता हूँ तो हम पोटेंशियल निकालने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ पे पुट कर रहे हैं, और जब ये फॉर्मूला लगाते हैं तो हमें एक पूरे के पूरे इसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो भी आया उसको रख करके यहाँ पे इंटीग्रेट करना होता है। जैसे ऊपर वाले केस में दिखाता हूँ, समझ में आएगा कि यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस लोकेशन पे कितना है इसमें, और चार्ज क्या मैंने एलिमेंट लिया इस समय? नहीं, एलिमेंट इस समय नहीं लिया। जब मैंने एलिमेंट लिया तो dv को इंटीग्रेट किया था। ये क्या चीज़ था? हमारा पोटेंशियल। ये था हमारा छोटा सा dv, इसको मैंने इंटीग्रेट करा था। लेकिन यहाँ पे जब फॉर्मूला अप्लाई किया तो फॉर्मूला अप्लाई करने के टाइम पे मैं छोटा सा dq चार्ज नहीं लिया हूँ, वो पूरा ही चार्ज इसके ऊपर जो है वो पूरा का पूरा ले लिया, क्योंकि पॉइंट P पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है और इलेक्ट्रिक फील्ड को मुझे इंटीग्रेट करना है। बराबर है क्या? और इंटीग्रेट करने पे मुझे ये आता है। तो मैं इस प्रोसेस को हटा देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, उससे भी हो सकता है। पोटेंशियल से थोड़ा ज़्यादा इजी है, उससे देख लेते हैं। समझने में अभी जो मैंने एलिमेंट वगैरह बताया वो पोटेंशियल के लिए लेके बताया, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ वही, अब छोटा सा dv कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के x तक जाएगा, और फिर इंटीग्रेशन x से लेकर के r तक जाएगा, क्योंकि चार्जेस तुम्हारे 0 से x से लेकर के r तक बिखरा हुआ है। तो जब मैं इस लोकेशन पे था तो ये हमारे लिए क्या था? आउटसाइड। पॉइंट P जो था हमारे लिए वो आउटसाइड था, और जब मैं इस रेंज में था तो पॉइंट क्या हो गया? इनसाइड। और दोनों क्या है? हॉलो स्फीयर, क्योंकि एलिमेंट हमारा हॉलो स्फीयर की तरह। तो हॉलो स्फीयर के कारण से फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू बाय, बराबर। तो मैं इसको कर देता हूँ इधर। मुझे लगता है इसको इंटीग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुमको पता चल जाएगा के क्यू बाय आर कितना होगा। मुझे बस क्यू को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ तक? 0 से x तक। तो बेटर है कि तुम डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख लो, क्यू से 0 से लेकर के x तक का, और आराम से वो तुम्हें चार्ज दे देगा। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे लिख करके बता देता हूँ। तो इंटीग्रेशन के और जो चार्ज है छोटा सा, दैट विल बी इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि तुमने आर डिस्टेंस पे जाकर के डी आर थिकनेस का एलिमेंट चूज किया है। तो ये एक छोटा सा वॉल्यूम क्रिएट करेगा, इस वॉल्यूम की बात हो रही है, और ये वॉल्यूम मुझे क्या करना है? निकालना है। तो दिस dv मैं यहाँ पे लिखा हूँ 4 पाई आर स्क्वायर, इट्स सरफेस एरिया, एंड द थिकनेस इज डी आर। काइंड ऑफ तुम्हारे पास एक शीट है, और इस शीट का थिकनेस जो है वो डी आर है, और इसका सरफेस एरिया जो है वो कितना है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? एल बी एच होता है, बताइए तुम्हें, क्यूब और क्यूबाइड। तो उस तरीके से हमने यहाँ पे लिखा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। ये हो गया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, छोटा सा चार्ज। फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू बाय आर, where r is the distance from the center to the point P आउटसाइड के लिए, और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है? x, और इसका इंटीग्रेशन 0 से लेकर के x तक जाएगा। क्या x हमारा वेरिएबल है या कांस्टेंट है? बताओ कैसा है? x वेरिएबल है कांस्टेंट? वेरिएबल है। x इज कांस्टेंट, पॉइंट P हमारा कहीं भाग रहा है क्या? हाँ सर, कांस्टेंट। x इज कांस्टेंट, r हमारा वेरिएबल है, r इज वेरिएबल।
अब इस वाले के लिए करते हैं, ये क्या है हमारा पॉइंट इनसाइड। इनसाइड अगर पॉइंट हो जाता है तो उसके लिए हमारा क्या हो जाता है, वैल्यू, उसको भी हम लोग लिख देते हैं, इट इज के क्यू बाय एक्स, ये हो जाएगा। तो जैसे जैसे एक डिस्टेंस बढ़ते जाएगा उस तरीके से हमारा चेंज होता जाएगा। क्यू कितना हो जाएगा, 4 पाई r² dr, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन मैं यहाँ पे r लिखूंगा। अब तुम मुझे बताओ इस जगह पे मैंने x क्यों लिखा है और इस जगह पे मैंने r क्यों लिखा है। अगर ये समझ में आ गया तो समझ लो सब कुछ समझ में आ गया। बोलो। सर एक्स वो सेंटर से लेके पी तक का डिस्टेंस है। हाँ, और इस जगह पे r क्यों लिखा है, वो सेंटर से हॉलो स्फीयर का रेडियस। हॉलो स्फेयर का रेडियस तो हमारा r है जो कि बढ़ते जा रहा है ना। समझना बात को, अगर पॉइंट ये है P और ये हमारा एलिमेंट बना एक हॉलो स्फीयर जिसका रेडियस है r1, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, k क्यू बाय r1। और अगर रेडियस तुम्हारा हो गया r2, क्योंकि एलिमेंट बड़ा होते जा रहा है और जैसे ही तुम्हारा रेडियस बढ़ गया, ये रेडियस हो गया r2, तो इसी लोकेशन पे पोटेंशियल अब हो जाएगा डिफरेंट, दैट विल बी के क्यू डिवाइडेड बाय r2। तो तुम्हारा रेडियस बढ़ते जा रहा है तो तुम्हें ये जो वेरिएबल है, जो एलिमेंट है विच इज r, वो नीचे लिखना पड़ेगा। समझ में आया क्या। हमारा हॉलो स्फेयर का ये रहा, इनसाइड में पोटेंशियल निकाला था विच वाज कांस्टेंट, और उसमें रेडियस आ रहा था, रेडियस ऑफ द हॉलो स्फीयर। और यहाँ पे रेडियस ऑफ द हॉलो स्फीयर देखो तुम कंटिन्यूसली इंक्रीज करते जा रहा है, तो जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएगा वैसे वैसे हमारा वैल्यू भी चेंज होते जाना चाहिए, इसीलिए मैंने नीचे आर लिखा। इनसाइड में क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट होता है, और आउटसाइड में हमारा वेरिएबल होता है। कांस्टेंट होता है इसीलिए मुझे यहाँ पे ये देना पड़ा। इस कांस्टेंट होता है इसका मतलब नहीं कि एक्स देना है, कांस्टेंट होता है इसका मतलब रेडियस हमारा चेंज हो रहा है, उसके कारण से ये वैल्यू चेंज हो रहा है। और यहाँ पे एक्स इसलिए देना पड़ा क्योंकि ये पॉइंट पी बाहर है, आउटसाइड जो भी एलिमेंट। आई थिंक हम लोग को समझ में आ गया होगा, और अगर ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो तो वापस से देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब कुछ आगे है नहीं, इसके लिए इंटीग्रेशन करना है, इसको इंटीग्रेशन कर लेते हैं। कितना आ रहा है, ये r² dr होगा, जो भी कॉन्स्टेंट है उसको बाहर निकाले, तो 5 डिवाइडेड बाय एक्स इंटीग्रेशन r² dr। आज बारिश ज़्यादा हो रही है, हम लोग की तरफ भी हो रही है क्या। हो रही अभी नहीं हो रही थी है। सर, अभी नहीं हो रही। नहीं सर। और 5 मुंबई में तो अच्छा खासा बारिश चलती है, 2-3 दिन तक कंटिन्यूस लगातार। ठीक है, अब देखो इसका इंटीग्रेशन करके बताओ कितना आ रहा है। ये हो जाएगा के रो इंटू 4 पाई, और आगे और भी बस। अब देखो रो जो है उसका वैल्यू पुट करना है, रो को भी हम लोग चेंज कर लेते हैं। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r³ और कैपिटल आर लेंगे हम, डेट विल बी क्यू। क्यू की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस थिंग, या फिर रो के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 4/3 पाई r³, और इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो जगह के
क्यू बाय 4/3 पाई आर क्यू 4 पाई इंटीग्रेशन होता है, इसका वैल्यू पुट कर लेते हैं एक्स क्यू बाय 3 प्लस और के क्यू डिवाइड बाय 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4 पाई और इसका इंटीग्रेशन हो गया प्लस आर स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय हो गया 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 पाई कैंसिल आउट, कितना बचा ये के क्यू और 3 इसका कैंसिल आउट हो जाएगा, के क्यू एक्स क्यू डिवाइडेड बाय आर क्यू। क्या है, आई थिंक एक एक्स को मैं यहाँ पे मिस कर दिया, ये एक्स मेरे पास पहले से था, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये प्लस हो गया तुम्हारा के क्यू और 3 ऊपर चला जाएगा और क्या आ रहा है बाई 2 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो जो चीज़ है उसे कॉमन ले लो, के क्यू बाय 2 आर क्यूब मैं कॉमन लेता हूँ, तो अंदर कितना आ जाएगा 3r² 3 आर स्क्वायर, माइनस r²। पहले तो इसके साथ जाएगा इधर भी आर क्यूब था ना वाला, और ये पहले से था नीचे गया 3 ऊपर गया, हाँ अब देखो कितना आ रहा है, तो ये एक्स स्क्वायर और कितना है प्लस 3 आर स्क्वायर माइनस ऑफ 3 एक्स स्क्वायर और ये आएगा के क्यू बाय आर विल बी 3 आर स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो फाइनली हम लोग का पोटेंशियल का फॉर्मूला निकला विच इज इनसाइड, विच इज के क्यू बाय 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। इसे याद कर लेना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट है हर एक से तो याद भी नहीं होता। और इसका हम लोग ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ किस तरीके से बनेगा। ग्राफ तो एक तो ये चीज़ है कि इनसाइड के लिए फॉर्मूला कैसा है हमारा, इनसाइड के लिए जो पोटेंशियल का फॉर्मूला है वो है हमारा के क्यू बाई 2 आर क्यू 3 आर स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। और आउटसाइड के लिए फॉर्मूला क्या, आउटसाइड के लिए फॉर्मूला है के क्यू बाय आर। आउटसाइड में पोटेंशियल डायरेक्टली दिख रहा है कि इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, बोलो शांत। और इनसाइड में कैसा ग्राफ होगा, हाँ बोलो। कैसे हुआ तो हाँ इनसाइड में क्या होगा, इनसाइड का कैसा ग्राफ दिख रहा है तुम्हें बताओ। कैसा कर भाई इनसाइड का, सर वो ऊपर से नीचे आता। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिख रहा है क्या, पैराबोला पढ़ा है? सर आर क्यूब से डिवाइड भी है ना। तुम ये देखो ना, क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में उसे लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है ना।
तो या तो पैराबोला अप हाँ। होगा या तो पैराबोला डाउनवर्ड होगा। अब तुम ये बताओ कि पैराबोला अप है या पैराबोला डाउनवर्ड है? डाउन डाउनवर्ड है। क्योंकि डाउनवर्ड। हाँ, क्योंकि एक माइनस साइन। तो मैं कहाँ से कहाँ तक जाऊँगा? 0 से लेकर के कैपिटल आर तक, और कैपिटल आर के बाद मैं जाऊँगा इंफिनिटी तक। तो पैराबोला डाउनवर्ड होगा, पैराबोला आर को थोड़ा सा और अंदर। इस जगह पर ये रेडियस, तो सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा वो सबसे मैक्सिमम होगा, और पैराबोला डाउनवर्ड है, कर्व ऐसे जाएगा और यहाँ पे आया रेडियस आर, और इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे और डेप्थ में। अब क्या होगा, क्योंकि तुम अब इस सॉलिड स्फीयर के बाहर निकल चुके हो, तो बाहर जब हम लोग निकलेंगे तो ये इस तरीके से जाएगा। तो यहाँ पे दो ग्राफ का जॉइंट होगा, एक ये ग्राफ का और ये एक दूसरे ग्राफ का। तुम मुझे बताओ इन दोनों में क्या ये कंटिन्यूस होगा या डिसकंटिन्यूस होगा? कंटिन्यूटी पढ़ाया क्या यहाँ पे? जैसे ये चीज़ है, नो तो सर। इस पॉइंट पे जो नहीं पढ़ा। टेंजेंट है, अनगिनत हो सकते हैं, कंटिन्यूस होगा। है ना, अनगिनत टेंजेंट हो सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा कर्व होता, ऐसा, तो इस पॉइंट पे एक ही टेंजेंट होता, है ना। तो वही मैं यहाँ पे पूछने की कोशिश कर रहा था कि वो कैसा पॉइंट होगा, कंटिन्यूस होगा। और उस चीज़ को हम लोग देख सकते हैं कि ग्राफ टूटा है कि नहीं टूटा है, ब्रेक हुआ है कि नहीं। हाँ, कंटिन्यूस के बारे में ये मैं पूछ रहा था कि ये ब्रेक हुआ है कि नहीं, ये दूसरा टर्म है। तो ये दोनों ग्राफ जुड़ा हुआ रहेगा, और साथ ही साथ इसके ऊपर जो टेंजेंट होगा वो भी डिफाइंड होगा, नॉट डिफाइंड जैसा नहीं होगा। जैसे इस केस में नॉट डिफाइंड हो रहा है, इस केस में डिफाइंड हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ तो हो गया पैराबोला डाउनवर्ड, और ये हो गया सेंटर पे, और ये हो गया सरफेस पे, और ये पूरा इन्फिनिटी पे चला जाएगा। तो हम लोग एक एक करके सरफेस पे निकाल लेते हैं, सेंटर पे निकाल लेते हैं कितना होगा पोटेंशियल, दोनों फॉर्मूले को यूज़ करके। ये इनसाइड वाला पोटेंशियल विच इज KQ/2 R³ R स्क्वायर माइनस ऑफ x², और आउटसाइड के लिए V आउटसाइड इज इक्वल टू KQ/x। तो बिल्कुल सेंटर पे जो होगा वो इस फॉर्मूले से निकाला जाएगा, जिसमें कि x का वैल्यू हम लोग 0 पुट करेंगे, KQ/2 R³ 3R² माइनस ऑफ 0, और जैसे इस वैल्यू को पुट करेंगे कितना आ जाएगा, ये 3/2 KQ²/KQ/R। तो ये हमारा सेंटर पे निकला। नेक्स्ट हम लोग सरफेस पे निकाल लेते हैं, सरफेस पे कितना होगा, ये सरफेस। तो सरफेस के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, सेम इसमें x का वैल्यू कितना पुट कर लेंगे, r, x का वैल्यू r पुट कर लेते हैं, R³ BR² माइनस ऑफ R², और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा KQ/R। तो सरफेस का पोटेंशियल ये निकल के आया। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके भी तो हम लोग सरफेस का पोटेंशियल निकाल सकते थे। तो क्या इस फॉर्मूले से यूज़ करें और इस फॉर्मूले को यूज़ करें तो डिफरेंट आंसर देगा क्या? नहीं, दोनों से आंसर नहीं। हमारा सेम आता है। तो एक बार पुट कर लेते हैं x का वैल्यू r, ये आंसर आ जाएगा KQ/R। तो इसीलिए जो सरफेस का पोटेंशियल है दोनों से सेम आ रहा है, और इसीलिए ग्राफ जो होगा हमारा वो कंटिन्यूस होगा।
इसमें एक और चीज़ याद रखने वाली है, बात है कि जो सरफेस का पोटेंशियल होता है और जो सेंटर का पोटेंशियल होता है वो 3/2 टाइम्स होता है। सेंटर का पोटेंशियल इज इक्वल्स टू 3/2 टाइम्स ऑफ द पोटेंशियल ऑफ द सरफेस। इसे हम लोग को याद रखना है। मैं यहाँ पे अभी इसको लिख देता हूँ। इस जगह पे आ जाएगा 3/2 KQ/R और ये हो जाएगा K बाय बोलो, समझ में आया सबको? हाँ सर। तो ये कंप्लीट हो गया। अच्छा, एक और डिस्क का है, डिस्क का कर लेते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। वैसे जनरली डिस्क का पूछा नहीं जाता है कहीं पे भी पोटेंशियल, शायद ही मैंने एक दो जगह पे देखा है, शायद ही देखा, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए। बोलो कैसे करना पड़ेगा? ये मेरे पास एक डिस्क है। रिंग लेंगे। हाँ, तो हाँ एलिमेंट हम सर। लोग क्या लिख सकते हैं? रिंग ले सकते हैं। एक डिस्क है और मुझे इस लोकेशन पे r डिस्टेंस पे, फिर x डिस्टेंस पे जो भी एक पॉइंट P है उस जगह पे निकालना है। पॉजिटिव चार्ज हम लोग जनरली लेते हैं ताकि हमारे लिए आसान हो। वैसे तो ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन है नहीं इसमें, डायरेक्ट हमें ऐड करना पड़ेगा फिर इंटीग्रेट। तो इसको करने का दो तरीका है, एक dv को इंटीग्रेट कर लो या फिर E.dr को इंटीग्रेट कर लो। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है ना, तो इससे भी कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, r डिस्टेंस पे जाकर के dr थिकनेस का एलिमेंट चूज कर लिया। एक छोटा सा रिंग निकला और इस रिंग के कारण से पोटेंशियल कितना होता है वो हमें पता है। अब जो रिंग के ऊपर चार्ज होगा वो छोटा सा dq चार्ज होगा इस रिंग के ऊपर, और ये dq चार्ज हम लोग निकाल सकते हैं। और रिंग का रेडियस है तुम्हारा स्मॉल r, हम लोग r डिस्टेंस पे dr थिकनेस का एलिमेंट। सो इंटीग्रेशन ऑफ रिंग के कारण से पोटेंशियल k 2 बाय रूट अंडर ऑफ x स्क्वायर प्लस ऑफ r स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस ऑफ r स्क्वायर। और dq का वैल्यू कितना होगा बोलो? सिग्मा चार्ज डेंसिटी होगा इसके पास, तो विच इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन एरिया, और सॉरी 2 पाई स्क्वायर, एरिया हो जाएगा पाई स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू बोलो कितना होगा एरिया? बताया था इसको यहाँ से बीच से कट करो। 2 pi r dr। हाँ, 2 पाई हाँ आर डी आर, so this will be 2 pi r dr divided by रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ आर स्क्वायर। और इसका इंटीग्रेशन कर लेना है जीरो से लेकर के कैपिटल आर तक, तो इसका रेडियस आर है। और जैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन के बाद डायरेक्ट लेंथी थोड़ा इंटीग्रेशन है, कर सकते हो तुम लोग चाहो तो कर लेना, इसमें बड़ा चीज डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स, माइनस ऑफ
और बहुत बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है और वो पोटेंशियल का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले से मिक्सअप कर देता है। मैं यहाँ पे वापस से लिख देता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आया था डिस्क के कारण से, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 2 1 epsilon माइनस 1 एक्स minus डिवाइडेड बाय under root x square plus r square. हाँ इसका ये हमारा फॉर्मूला आया था। ध्यान से देख लो फॉर्मूले को। तो ये जो पोटेंशियल है ये डिस्क के कारण से पोटेंशियल है, और दूसरा वाला जो तरीका है ये इसको भी हम लोग आजमा सकते हैं, ये है और मैं यहाँ पे वैल्यू करके वापस से निकाल सकता हूँ, इसे कर सकता हूँ, कोई नया चीज़ नहीं। ठीक है, ये तो हम लोगों ने पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ही लिया और ये हम लोग का जितना भी इंटीग्रेशन डेरिवेशन था सारा का सारा। अच्छा, और भी चीज़ है इसमें, देखो इंटीग्रेशन अलग अलग तरीके से भी किया जा सकता है। इसमें जैसे रिंग लिया है, डिस्क हो जाएगा, सॉलिड स्फीयर है तो डिस्क हो जाएगा, उस तरीके से भी इंटीग्रेशन किया जा सकता था। हमारा आंसर वैसे भी करके भी आता है। ऊपर वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड से भी इंटीग्रेशन किया जा सकता है। तो इंटीग्रेशन के ढेर सारे तरीके हैं करने का, लेकिन हमें ज़्यादा इंटीग्रेशन में उलझना नहीं है, बस ध्यान में रखना है हाँ ये चीज़ें होता है। चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं और क्वेश्चन से फिर हमारे धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। लेट्स से पोटेंशियल निकालना है हमें, और पोटेंशियल कैसे निकलेगा उसके लिए अलग अलग तरह के क्वेश्चंस दिए हैं। दो हॉलो स्फीयर है ए एंड बी, इसका रेडियस जो है वो ए दे रखा है और इसका रेडियस जो है वो बी दे रखा है। बोला गया फाइंड ए एंड बी को हटा दो, इसका रेडियस r1 एंड r2 लिख देता हूँ। लेट्स से दिस रेडियस इज r1 एंड दिस रेडियस इज r2 एंड वी नीड फाइंड आउट द पोटेंशियल एट लोकेशंस a b and c which are at a distance of a b and c। फाइंड करो। तो सॉल्व करते हैं, इसमें Q1 Q2 चार्ज वगैरह दे रखा है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले पॉइंट ए के लिए देखते हैं कि ये कंसेंट्रिक हॉलो स्फीयर्स हैं और जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या है, इनसाइड है। किसके इनसाइड है, पहले स्फीयर और दोनों दूसरे स्फीयर, दोनों स्फीयर के इनसाइड है। तो अगर इनसाइड है तो इनसाइड का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल जो इनसाइड का फॉर्मूला होता है वो k/r होता है, वेयर r इज द रेडियस। और ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो दोनों के कारण से एडिशन होगा, दोनों में, एक में Q1 चार्ज है तो k Q1 का जिस पे चार्ज है उसका रेडियस कितना है r1, और B2 के कारण से कितना हो जाएगा k Q2 डिवाइडेड बाय r2। ये जो पॉइंट है r2 रेडियस के इनसाइड में है, पॉइंट ये a कहीं पे भी रहे फर्क नहीं पड़ता, तो हमारा फाइनल आंसर ये हो जाएगा। अब बी वाले लोकेशन पे निकालते हैं। तो बी वाले लोकेशन के लिए ये जो पॉइंट है वो कहाँ पे है, इस वाले के आउटसाइड में है लेकिन इस वाले के इनसाइड में। तो पहला जो है वो आउटसाइड है, तो आउटसाइड का फॉर्मूला क्या होता है, k/x या फिर r जो भी बोलो, which is distance, k Q1 by this distance which is b प्लस b2, ये इनसाइड है तो अभी भी कांस्टेंट होगा k Q2 डिवाइडेड बाय रेडियस which is r2। आई थिंक तुम लोग को समझ में आ रही होगी, सारी बातें क्लियर होगा। Yes, sir. सी पोटेंशियल एट लोकेशन सी विल बी v1 प्लस ऑफ v2, और ये सर जो उधर पॉइंट v सी स्क्वायर है, होना चाहिए ना। सी वाला पॉइंट दोनों के लिए आउटसाइड है, तो दोनों के आउटसाइड का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे।
के क्यू वन बाय जो भी है सी प्लस के क्यू टू बाय सी। हाँ बोलो क्या बोल रहे थे? पूछो, कोई कुछ बोल रहा था ना कुछ तो। हाँ सर, उधर 20 होना चाहिए ना बीच में। क्या वी स्क्वायर होना चाहिए? नहीं नहीं, KQ1/B²। बी स्क्वायर क्यों होगा? पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू बाय आर होता है ना। आर स्क्वायर होता है क्या पोटेंशियल का फॉर्मूला? बी यस स्क्वायर। सर, समझा। हाँ बी स्क्वायर कोई लॉजिक नहीं, डायमेंशनली इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक सॉलिड स्फीयर है और ये एक रिंग है और इसके ऊपर -q चार्ज है, इसके ऊपर +q चार्ज है। दोनों का रेडियस r है और ये जो है एक पॉइंट है P जहाँ पे मुझे नेट पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, जैसे सॉलिड स्फीयर जिस पे चार्ज दिया हुआ है, निकालो। फाइंड नेट पोटेंशियल एट पॉइंट। सर देखो सॉल्व करते हैं। इसमें ये रिंग है और इस रिंग से r डिस्टेंस पे, तो अगर मुझे नेट पोटेंशियल P पॉइंट पे निकालना है, मुझे क्या करना पड़ेगा? पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर प्लस पोटेंशियल ड्यू टू रिंग मुझे ऐड कर देना चाहिए। तो पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर कितना हो जाएगा? फॉर्मूला देखो क्या होता है आउटसाइड में सॉलिड स्फीयर का, के क्यू बाय एक्स, और एक्स कितना हो जाएगा? 2 प्लस, और क्योंकि ये चार्ज नेगेटिव है तो इसके कारण से पोटेंशियल भी नेगेटिव होगा, तो के क्यू कितना -q डालना होगा। के क्यू बाय √x² प्लस ऑफ आर स्क्वायर। एक्स क्या होता है? डिस्टेंस, और आर क्या होता है? रेडियस। तो ये हो जाएगा r² प्लस ऑफ r²। बोलो इसमें कोई दिक्कत किसी को ना समझ में आया हो तो? नो ये सर। समझ में आया सबको? हाँ सर। हाँ सर। क्या ये 0 आ रहा है? नो सर। फिर तुम लोग का आंसर कैसे 0 आ गया? सर 0 नहीं आया। कुछ लोग के आंसर 0 आए थे। ऐसा मिस्टेक तो नहीं होना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन दिया। 1/2 - 1/√, जो भी है इसको कैलकुलेशन कर, बहुत ही बेसिक सा चीज़ है, इसे ध्यान रखना है। और भी देखो ऐसे ऐसे अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं कि इस स्क्वायर के अंदर मैंने एक चार्ज रख दिया, फिर पोटेंशियल पूछा गया, तो बात वही है कि दोनों के कारण से पोटेंशियल मुझे निकाल लेना है और हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल तो हम लोगों ने देख लिया, पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। अब समझना पोटेंशियल डिफरेंस की मुझे ज़रूरत क्यों पड़ी। पोटेंशियल से काम नहीं चल रहा था तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस की ज़रूरत पड़ी। एक बेसिक सा चीज़ है कि डिफरेंस किसी भी दो क्वांटिटी का ले लिया तो डिफरेंस आ जाता है। जैसे कि आप पोटेंशियल का ही डिफरेंस ले लो तो पोटेंशियल का डिफरेंस कहलाए, इसको हम लोग पी डी से डिनोट करते हैं। और बैटरी के केस में खास करके हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, है ना। किसी भी बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? इतना है ना, 5 वोल्ट या 10 वोल्ट, 12 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस इस बात को बताता है कि जो भी पोटेंशियल यहाँ पे है और जो भी पोटेंशियल यहाँ पे है, इन दोनों क्वांटिटी का जो डिफरेंस है वो तुम्हारा 10 वोल्ट।
वो ये नहीं बोल रहा है कि इसका एब्सोल्यूट 0 पोटेंशियल है और इसका 10 वोल्ट है। ये 10 वोल्ट होने का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे 0 ऑटोमेटिकली तुमने बोल दिया, नहीं। ये ऑलवेज पोटेंशियल डिफरेंस बताया जाता है, जिसमें कि यहाँ पे 0 लेना एक रेफरेंस कहलाता है, लेकिन क्या 0 है? नहीं है ना। जैसे कि कोई एक नेगेटिव चार्ज है तभी उसके रेस्पेक्ट में दूसरे चार्ज को पॉजिटिव बोला जा सकता है, लेकिन अगर कोई अननोन रख दिया गया तो तुम बता ही नहीं सकते कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव, हमें असाइन करना पड़ेगा दिस इज पॉजिटिव, क्योंकि ये काइंड ऑफ चीज़ें ऐसे हैं कि पॉजिटिव नेचर को शो कर रहा है, या फिर नाम ही शुरुआत से असाइन कर दिया गया है कि ऐसा ऐसा नेचर का जो भी आएगा उसे पॉजिटिव ही बोला जाएगा। तो उसी तरीके से इसका एब्सोल्यूट वैल्यू हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ इन दोनों टर्मिनल के बीच में डिफरेंस कितना है उसको जरूर फाइंड आउट कर सकते हैं, बराबर। तो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस का हमारा काम स्टार्ट होता है। जब भी हम लोग रेफरेंस डिफाइन नहीं कर सकते या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं ले सकते हैं तो हम लोग डिफरेंस से काम करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस अभी हम लोगों ने समझ लिया, दैट इज द डिफरेंस इन पोटेंशियल फॉर टू लोकेशंस। लेट्स से इस जगह पे पोटेंशियल वी ए है और इस जगह पे पोटेंशियल वी बी है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? इसको मैं लिखूंगा पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वी बी माइनस ऑफ वी ए, और इसे हम लोग बोलेंगे वी ए इज इक्वल टू वी बी माइनस ऑफ, बेसिक सा चीज़ ऐसा, या फिर इसको हम लोग डेल्टा वी भी बोल। कुछ और भी ऐसे चीज़ें हैं जिसके लिए हम लोग सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस ही निकाल पाते हैं, पोटेंशियल नहीं निकाल सकते हैं। जैसे कि अभी तक हम लोगों ने ऊपर सारे इंटीग्रेशन कर लिए, लेकिन एक यूनिफॉर्मली चार्ज लाइन वायर के कारण से नहीं निकाल पाए, यूनिफॉर्मली चार्ज वायर के कारण से नहीं निकाला, क्योंकि उसका एब्सोल्यूट पोटेंशियल का वैल्यू नहीं आता है, उसका मुझे डिफरेंस ही निकालना पड़ता है। जैसे कि लेट से हमारे पास एक इनफाइनाइटली चार्ज्ड वायर है जिसके पास लैम्डा चार्ज डेंसिटी प्लस 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 लैम्डा चार्ज डेंसिटी, और आर डिस्टेंस पे है हम लोग, और आर डिस्टेंस पे मुझे पोटेंशियल चाहिए ए पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर दूसरा पॉइंट दे दिया जाए बी और ये पॉइंट बी है, और मैं अब ए और बी के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस लेना चाहता हूँ, तो उसके लिए भी मुझे इंटीग्रेशन ही करना पड़ेगा। और कैसे करते हैं हम लोग, डेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ पी वी बाई डी आर होता है। इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ई डॉट डी आर। तो दोनों साइड इंटीग्रेशन हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन डॉट डी आर। अब यहाँ पे समझना है इंटीग्रेशन में लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ए से बी तक जाएगा, तो मुझे यहाँ पे लिखना होगा आर ए से लेकर के आर बी तक। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है, बोलो, लाइन चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, इनफाइनेटली लाइन चार्ज है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह पे कितना होता है, 2 के लैम्डा बाय आर। भूल गए क्या? 2 के लैम्डा बाय डी, याद आया? हाँ सर। दिया। बस अब वैल्यूज को पुट कर लिया, जो जो कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, और 1/r dr है, इसका इंटीग्रेशन कर लो, ये हो जाएगा ln r। और इसमें हम लोग लिमिट पुट कर लें, कहाँ से कहाँ तक, आर ए से आर बी, और ये तुम्हारा बी बी माइनस ऑफ बी ए, 2 के लैम्डा ln ऑफ आर बी डिवाइडेड बाय आर।
सो दिस इज वी बी माइनस ऑफ वी। ये हमारा आंसर आ गया पोटेंशियल डिफरेंस का। अब अगर यहाँ पे तुमने इसको जीरो रखा होता तो क्या लॉग डिफाइन होता, क्या एब्सोल्यूट पोटेंशियल निकालना होता, इन्फिनिटी रखते तो क्या तुम्हें एक पर्टिकुलर वैल्यू निकल पाता, क्या नहीं, है ना। तो इसीलिए हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं इसके। तो इस फॉर्मूले को तुम लोग याद रख सकते हो, आगे काम आएगा। और ठीक है, जैसे एक और पोटेंशियल डिफरेंस तुम चाहो तो निकाल सकते हो, तुम लोग निकाल करके बताओगे। इनफाइनाइट शीट है, इनफाइनाइट चार्ज शीट, यूनिफॉर्मली है वो चार्ज। इनफाइनाइट चार्ज शीट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताओ कितना होगा। इसमें चार्ज डेंसिटी जो है वो प्लस ऑफ सिग्मा। सॉल्व हो सकता है क्या, बेसिक सा चीज दिया है मैंने। अच्छा यहाँ पे देखो डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट प्रोडक्ट को तुम लोग हल्के में मत लेना, मैंने ऊपर बताया नहीं डॉट प्रोडक्ट कैसे गया इसका, क्योंकि तुम लोग को ऑब्वियसली चीज़ें दिख रहा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है, आर वेक्टर भी हमारा उसी डायरेक्शन में है। सो द एंगल बिटवीन देम इज जीरो, सो कॉस यहाँ पे जीरो आएगा, और कॉस जीरो कितना होता है वन। ठीक है, दूसरा चीज़ मुझे ये भी बताना था कि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है, घटता है। तो ए का पोटेंशियल ज़्यादा होगा या बी का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, एक ए का पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो तुमने यहाँ पे जो लिखा है वी बी माइनस ऑफ वी ए, दिस शुड बी नेगेटिव, क्योंकि तुम्हें यहाँ से पता चलता है। ठीक है क्या, पोटेंशियल कौन सा ज़्यादा होगा, ए वाला ज़्यादा होगा ना, तो वी ए माइनस वी बी पॉजिटिव होगा, वी बी माइनस ऑफ वी ए क्या होगा, हमें नेगेटिव मिलेगा। ए से भी गया आर ए टू आर बी। अच्छा एक माइनस साइन को मैंने यहाँ पे मिस कर दिया, तभी तो कहूँ मैं माइनस साइन किधर गया। तो दिस विल बी नेगेटिव, इसीलिए हमारा नेगेटिव आ रहा है। चलो इसको बताओ, तो इस वाले में हम लोग क्या करेंगे। सर हाँ माइनस सिग्मा डेल्टा आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर। बिल्कुल, तो आर यस सर। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट डी आर, और ये डी बी का इंटीग्रेशन ए से बी तक जाएगा, तो इस जगह वी बी माइनस ऑफ वी ए इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इज कांस्टेंट, और ये डी आर बन गया डेल्टा आर, आर बी माइनस ऑफ आर बी हो जाएगा। तो इधर से पता चला कि पोटेंशियल ए का ही ज़्यादा होगा, और ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हमारा सिर्फ डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर बी माइनस ऑफ आर। इस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस हम निकाल सकते हैं। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का ही। तो थोड़ा ऊपर लो ना। सर हाँ जरा ऊपर। चलो,
देखो पोटेंशियल डिफरेंस और कैसे कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, इसी फॉर्मूले को ही यूज़ करके निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें और भी अलग अलग केसेस बन जाते हैं। मैं उसको भी समझा देता हूँ। जैसे कि मान लो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक और इधर नॉन यूनिफॉर्म। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स या फिर वाई जो भी है। लेकिन अगर यूनिफॉर्म है तो dv इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाल सकते हैं। आया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है और ये हो जाएगा डी आर। दूसरा चीज़ ये कि एक कॉस थीटा वाला भी टर्म आएगा यहाँ पे, फिर डॉट प्रोडक्ट है यहाँ पे। और अगर हम लोग इस जगह पे करें तो डी वी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। अब जब तक मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का मुझे फंक्शन पता ना हो, फंक्शन ऑफ एक्स या फिर वाई जो भी है, तब तक हम लोग इसमें पुट करके इसको इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। लेकिन अगर यहाँ पे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ यूनिफॉर्म तो तुरंत मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाल लिया। और हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड और आर वेक्टर के बीच का एंगल कितना है। और ये आर वेक्टर कौन सा है? दिस आर वेक्टर इज द points A and B where we want to find out the potential difference. So this will be R vector and this will be the electric, है ना। लेट्स से थीटा एंगल है तो मुझे यहाँ पे वैल्यू पुट करना पड़ेगा और थीटा भी हमारा कांस्टेंट है तो ये आ जाएगा E इंटू इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है लेट से D, तो ई डी कॉस थीटा हो जाएगा डेल्टा V माइनस साइन के साथ। और ज़्यादा टाइम पे मैं माइनस साइन को यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि माइनस इस बात को बताता है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, कि ये माइनस इधर चला जाएगा ना। तो मैं हमेशा मैग्नीट्यूड निकालता हूँ इससे, दिस विल टेल अस द मैग्नीट्यूड। और हमें एक बात पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने पे पोटेंशियल क्या होता है, घटता है। तो ऑब्वियसली ए पे पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा होगा, बी पे छोटा होगा। तो मैं माइनस इसलिए कभी नहीं लगाता, हमेशा ई डी कॉस थीटा लिखता हूँ। और इसमें भी एक स्पेशल केस, अगर थीटा हो जाए ज़ीरो, इफ थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो, इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है आर वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, इतना डिस्टेंस है इन दोनों की। तो डेल्टा बी कितना हो जाएगा, विल बी इक्वल टू ई डी। फिर से वही चीज़, माइनस साइन को हमने हटा दिया इसलिए क्योंकि हमें पता है कि ए पॉइंट होगा हायर पोटेंशियल एंड बी होगा। क्लियर है क्या, मेरी बात समझ में आई? बोलो। हाँ सर। यस। चलो इस पे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं अब हम लोग। पहले तो ये क्वेश्चन कर लो, ये ऐसा है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। ओके, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दे देता हूँ ताकि समझ में आ जाए, फिर मैं दूसरा करूँगा। एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू और इस जगह पे जो चार्ज है वो प्लस क्यू इसके ऊपर डाला गया और ये हमारा है हॉलो स्फीयर। तो बोला गया फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, फाइंड बी ए माइनस ऑफ बी बी। ये पॉजिटिव चार्जेस है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है।
सॉल्व करो, इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, मुझे पॉइंट ए और पॉइंट बी का पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। अगर मैं पहले ए पॉइंट का पोटेंशियल निकालूं तो दो चार्जेस हैं, एक इसके कारण से पोटेंशियल यहाँ पे और एक इसके कारण से पोटेंशियल इस जगह पे। दोनों के कारण से पोटेंशियल मुझे लिखना होगा। सो द पोटेंशियल एट पॉइंट ए विल बी इक्वल्स टू वी वन प्लस वी टू। वी वन कितना हो जाएगा, इनसाइड ये हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर के इनसाइड का पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू बाय आर। और इसके कारण से पोटेंशियल आ जाएगा के क्यू बाय टू आर। ये आ गया 3/2 के क्यू बाय आर। बी पॉइंट का पोटेंशियल देख लेते हैं। बी पॉइंट का पोटेंशियल एक इसके कारण से और दूसरा इसके कारण से। तो खुद के कारण से पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के क्यू बाय आर, और इसके कारण से कितना हो जाएगा, दैट विल बी ऑल्सो के क्यू बाय आर। ये टू के क्यू बाय आर आ जाएगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, वैल्यू को पुट कर लो, वी ए विल बी 3 के क्यू बाय आर माइनस ऑफ के क्यू बाय आर। कितना आ गया आंसर, माइनस के क्यू। माइनस के क्यू बाय टू आर। समझ में आएगा सबको? हाँ सर। हाँ सर। एक और क्वेश्चन करते हैं फिर, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास से करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का भी और क्वेश्चन बचा हुआ है क्योंकि हम लोग नेक्स्ट क्लास से करेंगे, कि इस क्लास में सारे क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। तो दो कंसेंट्रिक हॉलो स्फीयर्स हैं, तो कंसेंट्रिक हॉलो स्फीयर्स है, और इसके ऊपर चार्ज जो दिया गया है डेट इज Q1, और इसके ऊपर जो चार्ज दिया गया वो Q2 दिया गया। इसका रेडियस है R और इसका रेडियस है 4। तो क्वेश्चन पूछा गया, ऐसा कर लेते हैं कि रेडियस को भी मैं डिफरेंट कर लेता हूँ, एंड दिस रेडियस इज A एंड B। तो क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू हॉलो स्फीयर्स। इन दोनों हॉलो स्फीयर के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये तुम्हें बताना है। सॉल्व करो इसको। देखो तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ये तुम दूसरी जगह पे भी देख सकते हो, ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे। समझना, अगर तुम्हें दो हॉलो स्फीयर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए बोला गया, इसका मतलब जो हॉलो स्फीयर का सरफेस है उसका पोटेंशियल के बीच के डिफरेंस निकालना है। तो पहले ए पॉइंट का पोटेंशियल निकालेंगे, फिर हम लोग बी पॉइंट का पोटेंशियल निकालेंगे और दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। तो ए पॉइंट के पोटेंशियल के लिए मतलब कि सेल जो है या फिर हॉलो स्फीयर जो फर्स्ट है ए वाला, उस पर पोटेंशियल कितना होगा। एक पोटेंशियल तो खुद के कारण से होगा और दूसरा बाहर वाले के कारण से होगा। तो खुद के कारण से कितना होता है आंसर, के क्यू बाय आर विच इज ए। और बी के कारण से कितना हो जाएगा, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए के कारण से और बी के कारण से। बी के कारण से क्या होता है, इनसाइड कांस्टेंट होता है, तो ये के क्यू बाय बी होगा, बराबर है। बी क्यों लिया है कि ये पॉइंट है इनसाइड, और इसके इनसाइड में फॉर्मूला होता है के क्यू क्यू बाय। अब पोटेंशियल ए पे देखते हैं, सॉरी बी पे देख लेते हैं। बी पे ए के कारण से और बी के कारण से, ए के कारण से कितना होगा, क्या ये पॉइंट्स आउटसाइड है इसके लिए, हाँ, तो आंसर कितना होगा, के क्यू वन बाई बी, और खुद का खुद के ऊपर के क्यू बाई बी। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लो, सो बी ए माइनस ऑफ बी बी विल बी इक्वल्स टू, क्या कैंसिल आउट होगा, Q2 वाला सेम है ना, ये कैंसिल आउट होगा, तो बनेगा Q1 डिवाइड बाई ए माइनस ऑफ ए Q1 डिवाइडेड बाई बी।
सो दिस विल बी इक्वल्स टू के, Q1 कॉमन ले लो, 1/a माइनस ऑफ 1/b, और यह आएगा b माइनस ऑफ a डिवाइड बाय ab। ये आंसर आ जाएगा डेल्टा। समझ में आया सबको? हाँ सर। है ना, ये हाँ सर। आंसर सही है। और एक और उसमें Q लिखा हुआ था, अगर सेम ले लिया होता तो तुमने Q को बाहर निकाल लिया था, लेकिन ऐसा नहीं है, कि ऐसा होता है। तो Q2 चार्ज के इंडिपेंडेंट है पोटेंशियल डिफरेंस। तुम इस बाहर सरफेस पे कितना भी ज़्यादा चार्ज रख दो, नेगेटिव चार्ज रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा फिर सेम रहेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास से करेंगे। और नेक्स्ट क्लास के लिए एक डीपीपी ले लो, एक डीपीपी कर लेना। और अब शीट में कर सकते हो एक्सरसाइज 1 सेक्शन कितना बी तक डिस्कस हो गया था ना, हाँ सर। सेक्शन सी और डी ये दोनों कर सकते हो। पहले सेक्शन सी कंप्लीट करके लेके आना, अगर सभी ने कर लिया हो सेक्शन डी तो डी डिस्कस करेंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास के लिए रहेगा।